Hi friends, good morning. So I'm back with GST for CA Inter as well as for CA Final, CS and CMS friends for November 2020 or December as the case may be and for May 21. I hope you're with me. Now, हम क्या पढ़ रहे थे? हम ITC पढ़ रहे थे, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ रहे थे. हम क्या पढ़ रहे थे? ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट. I hope you're with me. ओके इसमें हमने क्या खत्म किया था सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 खत्म किया था विच वाज ब्लॉक क्रेडिट 17 सबसेक्शन 5 खत्म किया था विच वाज ब्लॉक क्रेडिट मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है नाउ वी हैव होमवर्क फॉर दिस क्वेश्चन पर एक बार वो होमवर्क करने के पहले एक बार जस्ट ब्रश अप कर देते हमें 17 सबसेक्शन में 5 में क्या पढ़ा था 17(5) में क्लॉज ए क्या बोलता है मोटर व्हीकल्स अगर आपने परचेस किया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स अप टू 13 सीटर तो नॉर्मली हम उसका क्रेडिट नहीं देंगे अगर आपने क्या किया है अगर आपने मोटर व्हीकल्स परचेस किया है अप टू 13 सीटर हमें क्लियर तो हम नॉर्मली उसका क्रेडिट नहीं देंगे बट हाँ अगर 13 सीटर के ऊपर है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए कुछ मोटर व्हीकल खरीदी है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्लियर बट नाउ अगर अप टू 13 सीटर है अगर आपने 3 पर्पस के लिए खरीदी है कौन सा 3 पर्पस है फॉर फर्दर सप्लाई 1 और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर 2 या फॉर ड्राइविंग सिखाने के लिए इंपार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग क्लियर तो अगर आपने इस पर्पस के लिए खरीदा है तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा दैट मीन्स यू यूजिंग फॉर योर बिजनेस पर्पस सेकेंड डबल ए वेसल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आपने वेसल खरीदा है आपने एयरक्राफ्ट खरीदा है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्लियर पर कब मिलेगा जब आपने वेसल या एयरक्राफ्ट क्यों खरीदा है फॉर फर्दर सप्लाई या फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या वेसल चलाना या एयरक्राफ्ट चलाना सिखाने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए क्लियर यहाँ अलग से बोलने की जरूरत थी क्योंकि वेसल में यू कैन टेक गुड्स ऑल्सो यू कैन टेक पैसेंजर्स ऑल्सो सेम एज अ केस इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट तो ऊपर मोटर व्हीकल क्लियरली बोल दिया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इसलिए गुड्स के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि गुड्स को रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया है क्लियर तो हमने ए भी पढ़ा ए में कितने एक्सपेंस है 3 इंश्योरेंस सर्विसिंग एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनका कहना आपने इंश्योरेंस करवाया सर्विसिंग करवाया रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करवाया किसका करवाया मोटर व्हीकल्स वेसल एंड एयरक्राफ्ट तो अगर आपने ऊपर जो मोटर व्हीकल वेसल एंड एयरक्राफ्ट खरीदे हैं जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है तो उस गाड़ी के लिए अगर उन गाड़ी के लिए अगर आप ये 3 खर्चे करते हो तो आपको उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है नीचे भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा क्लियर बट यस अगर ऊपर अलाउड है तो नीचे भी अलाउ कर देंगे पर इसमें सेकेंड पॉइंट एक और था क्लियर इसमें सेकेंड पॉइंट एक और था फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है कि ऊपर अलाउड है नीचे भी अलाउ कर देंगे सेकेंड पॉइंट क्या बोला अगर आप मैन्युफैक्चर हो ये पॉइंट ऊपर इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि ऊपर परचेस की बात की गई है क्लियर यू आर बाइंग अगर आप मैन्युफैक्चर हो किसके मोटर व्हीकल्स के वेसल के और एयरक्राफ्ट के और आपने फिर अगर ये खर्चा किया है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग दिस एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस पर्पस तो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा एंड सेकंड पॉइंट क्या लिखा था इन सप्लाई ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एयर सच मोटर व्हीकल्स अगर आपका बिजनेस जनरल इंश्योरेंस का आपका क्या बिजनेस है जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है तो आपको क्रेडिट मिलेगा क्लियर कोई प्रॉब्लम ये हमने सब डेप्थ में पढ़ लिया था ए हो गया डबल ए हो गया ए बी हो गया फ्रॉम फूड बेवरेज एक्सेट्रा पे आए थे ये 8 आइटम फिर 8 भी नहीं है आगे और है ठीक है 8 आइटम प्लस आगे क्या लिखा था मेंबरशिप ऑफ क्लब प्लस ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशंस आई होप विथ मी क्या लिखा है अगर आपने 8 एक्सपेंसेस पे खर्चा किया है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि नॉर्मली 8 क्या है एंड यूजर के लिए फूड एंड बेवरेजेस आपने खरीदा है ब्यूटी पार्लर आपने ट्रीटमेंट करवाया है आपने आउटडोर केटरिंग की सर्विस ली है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा पर एक्सेप्शन क्या है अगर आप ये सर्विस देते हैं और ये सर्विस देने के लिए आपने किसी और से सर्विस ली है तो बेसिकली वो आपके लिए क्या हो गई है इनपुट सर्विस हो गई टू गिव आउटपुट सर्विस वेरी सिंपल आएगा मेरा सपोज मेरा ब्यूटी पार्लर है मैं ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज देती हूँ और सर्विस देने के लिए मैंने सर्विसेज ली है क्लियर तो मुझे क्रेडिट मिलेगा क्लियर इसमें एक और एक्सेप्शन था कि अगर एम्प्लॉयर को ये सब चीज किसके लिए करवाना पड़ रहा है एम्प्लॉय के लिए करवाना पड़ रहा है एंड दैट इज ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी ऊपर जितनी भी चीजें बात करी है किसने किया है
एम्प्लॉय ने किया है। किसके लिए किया है? एम्प्लॉय के लिए किया, विच इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, तो फिर एम्प्लॉयर को क्रेडिट मिलेगा। क्लियर? क्लियर? देन सी की बात की थी। सी क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली किसके लिए यूज होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। मैं क्लियर? तो अगर आपने किसी से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ली है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। Am I clear? बट यस, कब मिलेगा? जब आप ये सर्विस लेके सर्विस देते हैं, मतलब आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, किसी और की बन रही है। सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एम आई क्लियर? तो प्लांट एंड मशीनरी के लिए क्रेडिट मिलेगा। एम आई क्लियर? अब प्लांट एंड मशीनरी प्लस उसका कोई स्ट्रक्चर बनाना है, उसका कोई फाउंडेशन बनाया है, तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा। प्लांट मशीनरी इंक्लूड क्या नहीं करता है? लैंड, बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स एंड पाइपलाइन आउटसाइड फैक्ट्री इंक्लूड नहीं करता है। तो हमने कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी थी। कंस्ट्रक्शन मींस एवरीथिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, एवरीथिंग टू द एक्सटेंट दे आर कैपिटलाइज। अगर कैपिटलाइज नहीं किया दैट मींस इट इज नॉट कंस्ट्रक्शन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये मैं अगेन डेप्थ में पढ़ा था। फिर डी पॉइंट आए थे, इनपुट एंड इनपुट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपको एग्जांपल भी समझाया था। ऊपर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, नीचे इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज की बात की है। दो अलग बातें। जब एक ही इंसान दोनों देता है तो उसको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और जब अलग अलग करता है तो एक इनपुट दे रहा है, इनपुट सर्विस दे रहा है। Same point applicable. What you studied for works contract, same will be applicable for input and input services. Am I clear? Am I clear? देन कंपोजिशन स्कीम हमें मालूम है। अगर मैं कंपोजिशन सप्लायर हूं तो अगर मैंने जो भी माल खरीदा है उस पर जो टैक्स मैंने पे किया है उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर मैं कंपोजिट सप्लायर तो मैं सामने वाले को कंपोजिट रेट चार्ज करूंगा, मैं उससे पैसा कलेक्ट नहीं करूंगा, तो सामने वाले को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट, अगर ए बी सी में बी कौन है? कंपोजिशन सप्लायर, तो चेन ऑफ आईटीसी विल ब्रेक। Then F, inputs by non-resident taxable person, NRTP। non-resident taxable person का मतलब होता है वो बंदा जिसके पास इंडिया में बिजनेस करने की प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सी, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो अपना जीएसटी में, आपको आपका प्लेस ऑफ बिजनेस बताना कंपलसरी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल इज योर प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या आपको कि फिर आप उसी स्टेट में रजिस्टर हो रहे हो ना? मैंने आपको बताया है जीएसटी में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना। तो अगर मेरा महाराष्ट्र में प्लेस ऑफ बिजनेस है या मेरा मध्य प्रदेश में प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो मैं उस स्टेट में अपने आप को रजिस्टर करवा रही हूँ। दिस पर्सन डज नॉट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ही इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो अगर इसने गुड्स परचेस किए हैं, सर्विसेज परचेस किए, जिस पर इसने टैक्स पे किया है, जीएसटी पे किया, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर इसे गुड्स इंपोर्ट करवाया है तो गुड्स के इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी लगती है। सर्विसेज इंपोर्ट करवाइए, सर्विसेज के इंपोर्ट पे जीएसटी लगता है, सर्विसेज के इंपोर्ट पे जो जीएसटी लगता है उसका भी इसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो सिर्फ जो गुड्स इंपोर्ट किए उसमें भी जो आईजीएसटी पे किया उसका क्रेडिट मिलेगा। एम आई वेरी क्लियर? हमने कल इसका डायग्राम भी ड्रॉ किया था। एम आई क्लियर? बॉस, दिस इज द वे यू हैव टू रिवाइज। ऐसा स्टडी होना चाहिए, रिविजन शुड बी दैट फास्ट। नेक्स्ट जी पॉइंट, पर्सनल कंजम्पशन। वेरी सिंपल, इफ यू पर्सनली कंज्यूम दैट मींस आपने आगे सप्लाई नहीं किया है, तो फिर मैं पिछले स्टेज का क्रेडिट क्यों दूं? एच, लॉस, स्टोलन गुड्स। चोरी हो गए, चोरी हो गए, बिग चोरी हो गए, नुकसान हो गया, आपने गिफ्ट में दे दिया, आपने सैंपल में दे दिया, क्या आपने बेचा? नहीं बेचा। जब नहीं बेचा तो आपने जीएसटी चार्ज ही नहीं किया, तो पिछले स्टेज का क्रेडिट की बात आती ही नहीं है। एम आई क्लियर? एंड लास्ट क्या है? मैंने आपको बताया था इवेजन क्या है आपने, तो इवेजन मतलब आपने चोरी करी, चोरी करके आपको मैंने चोरी पकड़ ली और मैंने आपको बोला अब टैक्स पे करो। तो अगर आप टैक्स पे करते हो तो आप रेसिपेंट नहीं बोल सकता कि सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया तो अब मैं इसको आईटीसी ले लूं। नो, नॉट अलाउड। एम आई क्लियर? सो वी आर डन विद दिस। कितना जल्दी हो गया। अगर आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो रिविजन बिकम्स वेरी फास्ट। एम आई क्लियर? सो हमने क्वेश्चन याद है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। एम आई क्लियर? तो लेट्स ओपन दैट क्वेश्चन का आंसर खोलो जल्दी। 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स सी दिस 5 क्वेश्चंस। बस मैं अगेन कह रही हूं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 17 सबसेक्शन 5 के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आई होप यू ऑल हैव डन द होमवर्क, यू हैव नॉट शेयर्ड योर आंसर शीट विद मी। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 1, X Limited, a registered manufacturer, engaged in taxable supply of goods
procured the following goods during the month of October. The same has been capitalized in the books of accounts. इंफॉर्मेशन देते जा रहे सी हमारे लिए जो जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ना उसको अंडरलाइन करते जाया करो. एक्स कौन है? अब मैन्युफैक्चरर है तो वो भी पता होना चाहिए कि एक्स का बिजनेस क्या है. मैन्युफैक्चरर एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब इज डूइंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और उसके लिए हैज प्रोक्योर्ड सम गुड्स मतलब हैज परचेज समथिंग. प्रोक्योर्ड मतलब परचेज करना, एक्वायर करना. सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय X Limited. Determine the ITC credit available by giving necessary explanation for the treatment. बस नोट्स टू अकाउंट्स लिखना कंपलसरी है. मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. अज्यूम पेपर चेकर को आप समझा रहे हो कोई टॉपिक, आप एज अ टीचर लिखा करो आंसर कि एज अ टीचर अगर आपकी स्टूडेंट को समझा रहे हो तो आप एक एक चीज बताओगे ना, वैसे आप एक एक चीज बताओ. चलो सिंपल है यार. मुझे बताओ 17 सबसेक्शन 5 एक ब्लॉक लिस्ट है. दैट्स इट. बाकी तो और कुछ ब्लॉक मुझे दिख ही नहीं रहा है तो थोड़ा सोच के काम करते हैं अपन. इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स यूज्ड इन द फैक्ट्री. इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? कैपिटल गुड्स होता है. सी क्या हमने लिस्ट में इसके बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा. मतलब क्रेडिट मिलेगा. और ये किसका अमाउंट दिया है? जीएसटी का. ये देखना प्लीज. हाँ ये देखना कि ये वैल्यू है कि वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी की सिर्फ जीएसटी है. क्योंकि अगर ये वैल्यू होता और इस पे लिखा होता कि जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है तो इस 2,16,000 पे हम 18% जीएसटी कैलकुलेट करते हैं. प्लीज ये ध्यान रखना अमाउंट किसका दिया है. डायरेक्टली जीएसटी का अमाउंट दिया है या वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी. हो सकता है ये बोल देंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्म मैंने 1,80,000 का या 1,18,000 का परचेस किया और उसमें जीएसटी का फिगर इंक्लूडेड है और इट इज 18%. तो मतलब 1,18,000 will be 118%. I hope you are getting my point, what I'm trying to convey. Whatever is there, read the question properly. 50% job will be done if you have read the question properly. Am I clear? तो यहाँ हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना. यहाँ तो हाँ ना की बात है. ओके मिलेगा. मोल्स एंड डाइज यूज इन द फैक्ट्री मिलेगा. पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट यूज इन द फैक्ट्री मिलेगा. Am I clear? Am I clear? Now, capital goods purchased, okay, on which depreciation has been taken on full value including input tax. आपने कैपिटल गुड्स परचेस किया मतलब आपने मशीनरी परचेस की जिसपे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और डेप्रिसिएशन कौन सा अमाउंट पे चार्ज किया? वैल्यू प्लस टैक्स पे. मतलब अब आपको उस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा. या तो आप टैक्स को कैपिटलाइज कर लो और डेप्रिसिएट लो या टैक्स का आईटीसी ले लो, दोनों नहीं मिलेगा. तो इस केस में इसका 1,35,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा. नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स यूज एज पार्ट परचेस फ्रॉम सप्लायर who paid tax of rupees 10,000 under composition scheme and the composite tax has not been collected from X Limited. Okay, X Limited ने किसी एक इंसान से माल खरीदा है जो कौन था? कंपोजिशन सप्लायर था. वापस रिपीट कर रही हूँ लाइन. कैपिटल गुड्स एज पार्ट यूज एज पार्ट परचेस फ्रॉम सप्लायर जिसने क्या चार्ज किया? 10,000 अंडर कंपोजिशन स्कीम. मतलब हो सकता है एक सप्लायर है जिसे एक्स ने क्या किया है? माल लिया है और उसने 10,000 का कंपोजिट टैक्स चार्ज किया है. 10,000 का क्या किया है? कंपोजिट टैक्स चार्ज किया है. पहली बात तो हमको मालूम है कि ये बंदा कौन है? कंपोजिट सप्लायर. ये बंदा कौन है? कंपोजिशन सप्लायर. कंपोजिशन सप्लायर कंपोजिट टैक्स खुद पे करता है, बायर से या रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं करता है, इसलिए टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करता है, इसलिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है. इसलिए एक्स लिमिटेड को 10,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा. एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? आई होप यू विथ मी. बॉस हर क्वेश्चन को डेप्थ में पढ़ा करो. तो क्या सॉल्यूशन है? मैंने आपको हमेशा बोला है पहले ये लिखना इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर यू कंप्यूटिंग? मुझे सपना नहीं आएगा. क्या आप अकाउंट्स में नहीं लिखते बैलेंस शीट है कि पीएनएल है कि ट्रेडिंग अकाउंट है?
या हम कोई और वर्किंग नोट लिखते हैं तो हम वर्किंग नोट के ऊपर भी लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल। एम आई क्लियर? तो 216 का मिलेगा, 26 का मिलेगा, 234 का मिलेगा, 135 का भी नहीं मिलेगा और 10 का भी नहीं मिलेगा। सबके आगे लिखा है रेफर वर्किंग नोट, रेफर वर्किंग नोट, रेफर वर्किंग नोट। And please, you have to write the working note, and wherever possible write sections as well as subsections. Am I clear? तो let's do one thing. यहाँ पे कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं? कैपिटल गुड्स की। सी इनपुट क्या होता है? रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड to manufacture finished goods, and capital goods is helping us to manufacture finished goods. So क्या लिखा है? As per section 2 subsection 19, capital goods means the goods the value of which capitalized, the value of which is capitalized in the books of accounts of the person claiming ITC, and which are used for or intended to be used, which are used or intended to be used in the course or furtherance of business. Basically सिंपल डेफिनेशन है, जो मशीन आप बिजनेस के लिए क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो, दो कंडीशन दिए। फर्स्ट, इट शुड बी कैपिटलाइज, तो कैपिटल गुड्स को कैपिटलाइज करना कंपलसरी है। मैं क्लियर? तभी तो मेरी फिक्स एसेट और डिप्रिसिएशन की बात आती है। कैपिटल गुड्स आर कैपिटलाइज एंड दे आर यूज्ड और दे आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एम आई क्लियर? तो इसलिए हमारे अब हमें को लिस्ट याद करने की जरूरत थोड़ी, आई कैन नॉट लर्न द लिस्ट यार कि कैपिटल गुड्स क्या क्या हो सकता है। हर इंडस्ट्री का कैपिटल गुड्स अलग अलग होगा। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, इज दैट कैपिटलाइज? यस। Secondly, is that used or intended to be used for business? If yes, if my both the conditions are satisfied, it is capital goods and I will take the credit. Am I clear? तो दो कंडीशन मार्क करो। पहली कंडीशन क्या है? It should be capitalized, and second, it should be used or intended to be used for business purpose. कोई तकलीफ? आगे बढ़ू? फटाफट आगे बढ़े, आज बहुत कुछ पढ़ना है। Can I go ahead? Okay. Now let's come to next question. Question number 2. Determine the amount of ITC available to POSCO Limited in respect to the following items procured by them in the month of February 2020. Okay. Inputs मतलब raw material used in the manufacture. What is inputs? Inputs means the one, see simple है, अगर मेरा जीन्स का बिजनेस, जीन्स बनाने का, तो धागा, कपड़ा, बटन, जिप, ये मेरे लिए क्या है? इनपुट। और स्विंग मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स। और जो मुझे बना के दे रहे हैं, अगर वो मेरे एम्प्लॉय नहीं है, मतलब दे आर गिविंग मी इनपुट सर्विस। समझा? समझा? अगेन रिपीट कर रही हूं, अगर मुझे जीन्स बनाना है तो जीन्स के लिए थ्रेड, बटन, जिप, क्लॉथ इज माय इनपुट. Whatever is used in the manufacture of final product is input. Swing machine is my capital goods, and the person who is stitching the jeans, अगर वो person मेरा employee है तो बात ही खत्म हो गई। Schedule 3 बोलता है employee in the course of employment giving services to the employee is neither supply of goods nor supply of services. We have already studied that. But if that person is not my employee, he is on contract basis. If that person is not my employee, he is on contract basis. That means he is giving me services. So that service is called as input service. To give output, you're taking input service. Am I clear? Okay. Input use इसका मिलेगा. Food and beverages procured from sweet caterers under statutory obligation. ये पढ़ने वाली बात है. I hope you're with me. See, understand करो. Important क्या है? Statutory obligation. इसका working note number 1 पहले पढ़ते हैं. As per section, see, understand करो. As per section 17(5)(b), 17(5)(b), इस लेवल का आंसर चाहिए बॉस. Am I clear? No ITC is available in respect of food and beverages except where two conditions, exception दो थे हमारे पास, except where an inward supply of goods or service or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or service or both, or as an element of taxable composite or mixed supply, और वाला पॉइंट पढ़ते हैं, or
if provision of such goods or services is obligatory for an employee to provide to an employee under any law for the time being force, since in the case food or beverages are provided to employees under statutory obligation, hence ITC is available. थोड़ा सा है ना सेकेंड पॉइंट में इंफॉर्मेशन थोड़ी कम दी है, इनकम्प्लीट में मैंने सिर्फ जो हमने हिंट लिया है ना वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से हिंट लिया है, नहीं तो अगर यहाँ पे थोड़ा देना चाहिए था फूड एंड बेवरेजेस परचेज बाय पॉस्को फ्रॉम स्वीट केटरर्स फॉर इट्स एम्प्लॉइज, तो मेरे को समझ में पूरा आ जाता. बट यस, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कोई ना कोई तो कॉल लेना पड़ेगा, कोई ना कोई चीज तो हिडन होगी. तो यहाँ क्या है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, यू कैन टेक अ कॉल, मिलेगा. थर्ड, गुड्स यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड. बस वारंटी पीरियड है, आपने गुड्स परचेस किया है, मतलब आप अपने बिजनेस में यूज करो, मिलेगा. और ये भी क्या है जीएसटी. यहाँ goods used for setting up telecommunication towers being immovable property, हम पढ़ के आ चुके हैं 17(5) ने बोला है कि मैं अगर आप immovable property बनाओगे उसके लिए अगर आपने गुड्स या इनपुट सर्विस खरीदोगे तो मैं उसका क्रेडिट नहीं दूंगा. और immovable property के अंदर टेलीकम्युनिकेशन लाइंस आती है, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स आता है, क्योंकि इनका कहना है कि immovable property does not include plant and machinery. But plant and machine does not include this three. Am I clear? इसका नहीं मिलेगा. Input stolen from the factory store, इसका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब stolen हो गया इनपुट तो आप आगे इसको बेचोगे ही नहीं, तो बेचोगे नहीं तो आप जैसे चार्ज ही नहीं करोगे तो मैं क्रेडिट क्यों दूं. Am I clear? 72 का मिलेगा, 48 का मिलेगा एंड 12 का मिलेगा, इन दो का नहीं मिलेगा. Am I very clear with question number 2? Am I very clear with question number 2? Okay, next. Please do have a habit of writing. देखो हर जगह 17(5)H, 17(5)D. I hope you are with me. Please section 17 subsection 5 के सब क्लॉज याद करना कंपलसरी है. Question number 3. Determine the amount of ITC credit admissible to PQR in respect of following goods procured by him in the month of January 2020. Goods used in construction an additional floor of office building. खत्म. आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी बनवाया है, उसके लिए आपने गुड्स परचेस किया है, उस पर आपने 28,800 का जीएसटी पे किया, उसका मैं क्रेडिट नहीं दूंगा. पैकिंग मटेरियल्स यूज इन द फैक्ट्री मिलेगा. गुड डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, डिस्ट्रॉय हो गया, आप बेचोगे नहीं, जैसे चार्ज नहीं करोगे तो मैं क्रेडिट भी नहीं दूंगी. गुड्स ये इंपॉर्टेंट, गुड्स यूज्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एंड कॉस्ट ऑफ सच डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. सी कंस्ट्रक्शन होता इमूवेबल प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिपेयरिंग, पर इट हैज टू बी कैपिटलाइज, तो मैं क्रेडिट नहीं देती. पर इस बंदे ने क्या कर दिया, इसको रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के नाम से डाला है, इससे इसको कैपिटलाइज नहीं किया है, तो इसका क्रेडिट मिलेगा. ये वाला पॉइंट समझा. इस फोर्थ पॉइंट क्लियर, रिप्लाई करो. इस फोर्थ पॉइंट क्लियर, प्लीज रिप्लाई फास्ट, जल्दी रिप्लाई करो. इस फोर्थ पॉइंट क्लियर. ओके, नेक्स्ट. पेपर फॉर फोटोकॉपिंग मशीन यूज इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस. बॉस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस मतलब ऑफिस काम के लिए तो यूज हो ही रहा है, मिलेगा. गुड्स गिवन एज गिफ्ट, गिफ्ट दे दिया, बेचा नहीं, बेचा तो क्रेडिट नहीं दूंगा. इनपुट्स यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक मिलेगा. एम आई क्लियर. तो इन शॉर्ट ओके, एक और चीज दे दी है, ऑल टेक ऑल द कंडीशन नेसेसरी. दूसरी जितनी भी कंडीशंस है वो सब फुलफिल करके रखिए कि भैया इनवॉइस की कॉपी होगी, माल आ गया होगा, सप्लायर ने टैक्स पे कर, सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 के 2A 2B 2C 2D याद है. 2A आई होप विथ मी. सेक्शन 16 सबसेक्शन 2A क्या बोलता है कि रेसिपिएंट के पास इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए. बी क्या बोलता है, माल आ जाना चाहिए. सी क्या बोलता है, सप्लायर ने टैक्स पे कर देना चाहिए. डी क्या बोलता है, आपने रिटर्न फाइल कर देना चाहिए. Assume all has been fulfilled because given the question. And registered person is not eligible for any threshold exemption. threshold exemption का मतलब है कि
जो 20 lakhs, अभी सिर्फ 20 lakhs बोल रही हूं मैं, जो रजिस्ट्रेशन की बात आती है कि जब तक आप रजिस 20 lakhs का अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर नहीं होता है तो फिर आप, आई होप विथ मी, रजिस्टर्ड टर्नओवर, सॉरी एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपका 20 लाख एक्सीड नहीं होता तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे, तो आपका कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो, आप उसके ज्यादा ही हो, मतलब आईटीसी लोगे, आप जीएसटी चार्ज भी करोगे और आप आईटीसी अवेल भी करोगे। अब मैं क्लियर, आज अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं होती तो मैं जीएसटी चार्ज करती क्या? नहीं। तो मैं पिछले स्टेज का आईटीसी ले पाती क्या? नहीं। पर इनका कहना है आई एम नॉट एलिजिबल का मतलब आई हैव एक्सीडेड 20 lakhs। तो आंसर क्या आएगा? 6, पहला नहीं, फिर 6 यस, फिर दूसरा नहीं, फिर 12,000 यस, फिर 950 यस, 25,000 नो एंड 15,600 यस। एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? बस कोई डाउट यहां तक प्लीज पूछो। एनी डाउट्स टिल हियर? प्लीज डू राइट वर्किंग नोट्स अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग वर्किंग नोट्स नहीं, अगर आपने ये पार्ट नहीं लिखा और भले आपका ये सही भी आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन का सीधे 2.5 हो जाएगा। दिस आई हैव सीन इन वन ऑफ माई स्टूडेंट्स कॉपी। A student had joined me for crash course and yet joined somebody else for regular batch. He didn't got good marks. तो उसका लगा था उसका टैक्स का पेपर अच्छा गया है, जब अच्छे नंबर्स नहीं आए तो उसने फेल हो गया था, तो उसने आईसीआई से कॉपीज मंगवाई तो पता चला इवन आफ्टर गेटिंग राइट आंसर्स डायरेक्टली 50% मार्क्स कट हो गए थे क्योंकि उसने कहीं भी वर्किंग नोट्स नहीं दिया था। अब तो उसको आउट ऑफ 100 समथिंग ही गॉट 45। अगर वो पूरे वर्किंग नोट्स देता है कहीं ना कहीं 60+ जाता ही जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी एडमिसिबल to P Limited in spite of following items procured by him in the month of March. Goods supplied for captive consumption. What is captive consumption? Captive consumption का मतलब बताती हूँ मैं। आपने कुछ परचेस किया और आपने सपोज मैंने क्या किया, मैंने सोल परचेस किया, सोल से मैंने, या चलो मैंने सोल नहीं, मैंने सपोज क्या परचेस किया, मैंने रबड़ परचेस किया, रबड़ परचेस किया, उससे मैंने क्या बनाया, सोल बनाया, और सोल को मैंने यूज कर लिया फॉर चप्पल। मतलब आपने कुछ बनाया और आपने खुद ही कंज्यूम कर लिया, कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन, if you have purchased something and then you have made something, see raw material purchase किया तो मैं यूज करूंगी, सोल मैंने खुद बना के खुद ही यूज कर लिया, that's called as captive consumption मिलेगा। goods purchased for being used in repairing of the factory and at the same as being capitalized नहीं मिलेगा क्योंकि it has been used for construction of immovable property। third, cement used for making फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी, हमने पढ़ा है प्लांट एंड मशीनरी के लिए कोई सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसका भी क्रेडिट मिलेगा। इनपुट यूज इन ट्रायल रन, ट्रायल रन का मतलब क्या होता है, मैं सीधे एकदम बड़ा सा लॉट नहीं बनाऊंगी क्योंकि अगर लॉट पूरा डिफेक्टिव हो गया तो बहुत अफेक्ट हो जाएगा। पहले मैं एक ट्रायल रन बनाती हूँ, तो हर बिजनेस करता है, तो हर, आज मैं अगर मैंने जीन्स बनाया है तो ऐसे थोड़े लाख जीन्स बना दूंगी, 100-200 जीन्स बना के पहले देखूंगी कि प्रॉपर है कि नहीं। ट्रायल रन बिजनेस का पार्ट है, मिलेगा। फूड बेवरेजेस परचेज फॉर एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ऑफिस बट नॉट अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस नहीं मिलेगा। एम आई वेरी क्लियर? Am I very clear? Boss, मैं again कह रही हूँ 17 subsection 5 के you have to write subsection also. Am I clear? कोई प्रॉब्लम? तो आपका आंसर में कितना आएगा, 9,800 आएगा, 14,000 आएगा एंड 14,560 आएगा। Am I very clear? कोई प्रॉब्लम? प्लीज यहाँ पे सब कुछ लिखना कि आप क्या कंप्यूट कर रहे हो, ये क्या है, इनवर्ट सप्लाईज है, ये क्या है, ये जीएसटी है, और ये जरूर देखना एग्जाम में कि ये कौन सा फिगर दिया है। फटाफट करने की क्वेश्चन, देखो कभी भी जल्दबाजी मत करना। आधी गलती बच्चे क्वेश्चन रीड करने में कर देते हैं क्योंकि लोग अज्यूम करके जाते हैं कि वही ऐसा ही होगा। डोंट अज्यूम एनीथिंग। am I clear? Don't assume anything. I hope you're getting my point. Am I clear? Okay. Come to question number 5.
An elite training institute provides service of training pilot in flying commercial aircraft. So candidates become eligible for obtaining aviation license. उनका business है aircraft चलाना सिखाना, training करना. Determine whether the institute is eligible to take credit on aircraft purchasing for imparting training. बिल्कुल मिलेगा. नॉर्मली अगर आप एयरक्राफ्ट परचेस करते हो तो 17,500 बोलता है क्रेडिट नहीं मिलता है. तो अगर आपने एयरक्राफ्ट परचेस किया है फॉर 4 रीजन, तो फॉर द सप्लाई और फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, तो क्रेडिट मिलेगा. इस केस में ही इज एलिजिबल टू गेट द क्रेडिट. एम आई वेरी क्लियर? एम आई वेरी क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 करने के भी हम पोजीशन में हैं. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क में नहीं दिया था, कि दिया था? मुझे जल्दी बताओ. Have you people done question number 6? Because we are in the position to do question number 6. 7 नहीं कर सकते हैं, 6 करने की पोजीशन में है. Have you done 6 question? Reply fast. Please reply करो. हाँ या ना बोलो ना, yes or no. I think I had given first 5 questions as homework. Have you done question number 6? If yes, so I'll discuss. If no, then I won't discuss. I want you people to first apply your brain and then we'll discuss in the class. Spoon feeding, I don't believe. जल्दी यार, हाँ या ना लिखने में कितना टाइम लग रहा है? Okay, so I won't be doing it today. Then जब मैं बैलेंस क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करने जाऊंगी तब मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगी. Am I clear? Am I clear? So we are done with the homework questions of 17 subsection 5. Am I clear? Okay, thank you. Take care. Bye bye.